हेलो बच्चों। आज फिर से हम लोग जो हमारा चैप्टर था लास्ट वीडियो का स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर में हम कहाँ तक पहुंचे थे? उस चैप्टर में हमको लग रहा है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तक पहुंच गए थे। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद एक एटॉमिक मॉडल आया नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जैसा ही था, थोड़ा सा अलग था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से थोड़ा सा वो एडवांस कह सकते हैं था, पर उसके पहले उसमें एक छोटी सी चीज आई थी जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, एच, प्लैंक कांस्टेंट। अभी जो प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट आया कहां से, ये प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी चीजें आज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और प्लैंक कांस्टेंट के बाद फिर जो हम लोग का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, जिस एटॉमिक मॉडल में हम लोग शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, इन सब का कंसेप्ट देखते हैं, वो देखेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा एच है, ठीक है, यहां तक पहुंचने से पहले जो एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद से ही थोड़ी थोड़ी एक कह सकते हैं कि थियरी आने लगी थी कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं कि वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं, वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं। इसी को कहा जाता है डुअल नेचर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डुअल नेचर भी कहते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करने लगते हैं और वेव लाइक नेचर भी शो करने लगते हैं। अगर आप ऐसे क्वांटम थियरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर डीप में जब जाएंगे तो जितना ही डीप जाते जाएंगे उतना ही कंफ्यूजन वाली थियरी ये आप लोग को देखने को मिलेगी। हम लोग ऊपर ऊपर, ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम लग जाए, उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ना पढ़ते हुए हम लोग आ जाएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सही हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले और वो हमारे करेक्ट हो जाए। वेव मैकेनिकल मॉडल। नहीं तो जो आप क्लास 9 से लेकर के आप बीएससी लास्ट ईयर या एमएससी तक जो चीजें पढ़े हैं वो आप एक वीडियो के लेक्चर में या फिर चाह रहे हो कि 3 से 4 महीने में उसको कंप्लीट कर ले, तो वो संभव नहीं है। जो आप 7-8 साल की चीज है वो 1 महीने में या 3-4 महीने में संभव नहीं है। तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो जाएं, गलत ना हो। ठीक, तो ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है, इस वेव मैकेनिकल मॉडल में एक वर्ड आया है आपका वेव। इस वेव मैकेनिकल मॉडल में एक वर्ड आया है वेव। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वेव एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, ये चीज जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, काफी हद तक इससे आपके 2-4 फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के भी जो क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के भी कुछ कंसेप्ट होंगे आज जो आप लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, या मॉडर्न जो एटॉमिक थियरी है, उससे आपके फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर ऐसा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप एक काम और सर कर देते तो बहुत अच्छा रहता। वो ये कि लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो हो सकता है कि मैं आपके रील्स के माध्यम से या फिर हो सकता है कि एक आध लेक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आपके सामने लेकर के आऊं आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, फिलहाल जो आज का हमारा है, कम से कम ये टॉपिक अगर शुरू हुआ है तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि वेव क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछ दिया गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो बेस है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर है। वीडियो को आप चाहें तो 1.5 या 2x की स्पीड पर बढ़ा करके देख सकते हैं। तो जहां पर आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर अपनी स्पीड आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेव। वेव क्या होता है? जैसे ही बोला जाता है वेव, तो आपके दिमाग में देखिए वेव होती 2 तरह की, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडिनल।
ठीक है, तो वो चीज आप फिजिक्स के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल आपके बारे में जब भी ऐसे बोला जाता है कि वेव, तो वेव का मतलब क्या निकल करके आता है? वेव का मतलब निकल करके आता है कोई ऐसी चीज जो इस तरह से चल रही है, ठीक, कोई इस तरह से चलती हुई चीज जिसको आप क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो वेव है, एक्चुअल में वेव होता क्या है? वेव एक्चुअल में होता क्या है? तो अगर डिफाइन करना हो कि वेव क्या होता है, तो वेव हमारा सिंपली पाथ ऑफ एनर्जी होता है। कोई एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग क्या है? मैटर है, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, चलते गए चलते गए चलते गए। कोई एनर्जी है वो किस तरह से ट्रेवल करती है, तो वो वेव के थ्रू ट्रेवल करती है, उसका पाथ वेव के जैसा होता है, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सल है, ये वेव्स एंड ऑस्किलेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग जैसे ही वेव बोलते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज, तरंगों के जैसे एक ऐसी चीज सामने, हम लोग के सामने, एक हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाती है, ठीक है। वेव हमारा होता क्या है? ये पाथ होता है एनर्जी का। एनर्जी का क्या होता है? एक रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, या कोई बच्चा मेरे सामने यहाँ पर ऐसे खड़ा है, हमारे और उस बच्चे के बीच में कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे किया, ठीक है। जब इस तरह से किया तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की मतलब मेरे अंदर की जो भी केमिकल एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। वो बच्चा यहाँ पर खड़ा है, अब उस एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिला, कोई मीडियम नहीं मिला, तो वो बच्चा, यहाँ पर जो खड़ा हुआ बच्चा है, वो मेरे द्वारा भेजी गई इस तरह की एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएगा तब तक, जब तक मैं बहुत तेजी से उस एनर्जी को प्रोड्यूस ना करूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे और उस बच्चे के बीच में एक कोई ऐसी चीज आ जाए जो दोनों को कनेक्ट करे, रस्सी ले लेते हैं, मैंने उसके हाथ में एक रस्सी दे दी, अपने हाथ में एक रस्सी का एक छोर पकड़ा, उस बच्चे के हाथ में रस्सी का एक छोर पकड़ा, और फिर मैंने वही मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, तो वो रस्सी क्या होगी? इस तरह से ऐसे लगेगा कि इस तरह जाते हुए, और यहाँ जो बालक खड़ा होगा उसके हाथ में एक जर्क लगेगा, एक झटका लगेगा, आधे सेकंड बाद, या कह सकते हो कि 1 सेकंड बाद। रस्सी क्या वहां से यहां तक चली आई? रस्सी जहां थी वहीं, उसका एक छोर मैंने अभी भी पकड़ा है, एक छोर यहाँ खड़े विद्यार्थी ने अभी भी पकड़ा है, ठीक है। पर ऐसा कुछ वहां से चलकर, ऐसा कुछ चीज है जो वहां से चली और यहां तक पहुंची, वही चीज होती है एनर्जी। वही क्या होती है? एनर्जी। रस्सी वहीं से बस ऊपर हुई और नीचे हुई, लेकिन जो चीज वहां से चल करके यहां तक आई वो है एनर्जी। तो एनर्जी इज अ पाथ ऑफ, सॉरी, वेव इज अ पाथ ऑफ एनर्जी। वेव क्या होती है? एक एनर्जी का क्या होता है? पाथ होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है? ये जो ऊपर रस्सी ऊपर गई, ठीक, नीचे आई, ये उस मीडियम का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, कि कितना डिस्प्लेस हुआ है वो मीडियम, जब उस मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रेवल कर रही है। जब उस मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उस मीडियम का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है, आयाम, तरंग का आयाम, या एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। इस पॉइंट को कहा जाता है क्रेस्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? क्रेस्ट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं क्रेस्ट। और ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रफ। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रफ, ठीक। ये हो गए हमारे वेव की बात, ये हमारा एक वेव है। अच्छा, एक वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक वेव हमारी यहां से शुरू हुई, ठीक है, एक एनर्जी यहां से चलना शुरू हुई और इस मीडियम के थ्रू यहां तक हमारा एक क्रस्ट पूरा और एक ट्रफ पूरा कंप्लीट करके यहां तक पहुंचे। इसको कहा जाता है कि इसने एक वेव कंप्लीट की। क्या किया इसने? एक वेव इसने कंप्लीट किया, एक तरंग कंप्लीट किया, ठीक। तो अगर मैं इस तरंग की लंबाई की बात करूं, तरंग की दीर्घा की बात करूं, तरंग के दैर्घ्य की बात करूं, इस वेव के लेंथ की बात करूं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या कहलाती है? वेव लेंथ। लेकिन क्या अभी तक जो भी मैंने आप लोग को बताया
उसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिफाइन किया है अभी तक इन दोनों पॉइंट को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन किसको किया है? इस पॉइंट को डिफाइन किया है, इस पॉइंट को डिफाइन किया है, और ये पॉइंट तो हमारे सेम हैं ही। ठीक, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? क्रस्ट। ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट था? क्रस्ट। तो इन दोनों क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्डा से। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की भी तो डिस्टेंस हमारी लैम्डा ही होगी, वेव की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ को अगर हमें डिफाइन करना हो तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, दो क्रमागत, हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं श्रिंग, और इसको क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक, दो क्रमागत श्रिंग और दो क्रमागत गर्त, टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। एक वेव की लंबाई या एक तरंग की दीर्घा या लंबाई कहा जाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ठीक है, किसी को पता हो तो तुरंत बता सकता है नीचे। लैम्डा की जो यूनिट होगी, देखिए ध्यान से, ये है क्या? वेव की लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो लैम्डा की भी यूनिट क्या होगी हमारी? मीटर ही होगी। तो किसी भी वेव की जो लेंथ है उसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे? किसमें नापेंगे? मीटर में ही नापते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो इतना आपके सामने यहाँ पर एक वेव के बारे में जो बेसिक चीजें हैं कि वेव कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, एक वेव को कैसे डिफाइन करेंगे, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। ये तो हो गई एक वेव की बात। इस वेव की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेव की लेंथ के बाद जो सेकंड चीज है वो है आपका टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम पीरियड देखिए, मान लीजिए कि यहां पर इस एक्सिस पर मैं रखता हूं टाइम, यहां पर रख दिया मैंने 1 सेकेंड, यहां रख दिया मैंने 2 सेकेंड। वेव जनरेट कैसे होती है? डिस्टरबेंस से। किसी मीडियम में डिस्टरबेंस से ही हमारी वेव जनरेट होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने रस्सी का एग्जांपल लिया था ना, उस रस्सी में मैंने क्या किया? डिस्टरबेंस जनरेट किया। तो डिस्टरबेंस जनरेट करने से ही क्या हुआ? एक वेव जनरेट हुई, एक एनर्जी जनरेट हुई जो वेव के थ्रू आगे बढ़ी। ठीक, तो उस डिस्टरबेंस से क्या होता है? वाइब्रेशन होती है, और वही वाइब्रेशन वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने रखा 1 सेकेंड, यहां से यहां हमने क्या रखा? 2 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, कोई एक सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा वाइब्रेट करता है, मतलब वेव प्रोड्यूस करता है इस तरह से, और कोई एक सिस्टम है जो इस तरह से वेव हमारा प्रोड्यूस करता है। अब देखिए 1 सेकेंड में ही इसने कितनी वेव प्रोड्यूस की? 1, 2 और ये एक आधी वेव, यानी कि 2.5 वेव। 1 सेकेंड में कितनी वेव जनरेट हुई? यहां पर 2.5। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सी चीज है। और यहां पर 1 सेकेंड के अंदर ही क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, कह सकते हैं 4 वेव। यहां पर 4 वेव 1 सेकेंड के अंदर, मतलब 4 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में। ये मीडियम 4 बार ऊपर नीचे गया, मतलब 4 बार वाइब्रेट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवर्त, आवर्त का मतलब जो बार बार होने वाली चीज है। और बार बार क्या हो रहा है? बार बार वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। किस चीज में? माध्यम में। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 4 वेव 1 सेकेंड में यहां पर जनरेट हो रही है, और यहां पर 2.5 वेव 1 सेकेंड में जनरेट हो रही है। और यही नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, इसी को हम लोग आवर्त या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, समझ में आ रही बात। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से। न्यू क्या होता है, वी की तरह ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, न्यू से, ठीक। अच्छा, अब इसको समझते हैं एक और चीज। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकंड में कितनी वेव हमारी जेनरेट हो रही है, ठीक, ये हो गया एक बात। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज हम लोग देखते सुनते और समझते हैं कि एक वेव को जनरेट होने में कितना सेकंड लग रहा है, एक वेव को जनरेट होने में कितना सेकंड लग रहा है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। यहां पर एक वेव यहां पर, ठीक है, और एक वेव यहां पर, किसमें ज्यादा सेकंड लग रहा है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें हमारा कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उस जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है, उसको टी से डिनोट किया जाता है और उसी को टाइम इंटरवल ऐसे बोल दिया जाता है। नाम क्या, टाइम इंटरवल का नाम क्या है, हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। एक वेव को जनरेट होने में, एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में जितना समय लगा है उसको हम लोग टाइम इंटरवल या आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट होती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है, ध्यान से सुनना। एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट हुई वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, और एक वेव को जनरेट होने में जितना टाइम इंटरवल लगा उसी को हम लोग टाइम इंटरवल या आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि ये दो एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। यानी कि न्यू इज इक्वल टू, हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/t। और यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं कि न्यू की एसआई यूनिट क्या होगी, तो न्यू की एसआई यूनिट पर सेकेंड, और एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उनके सम्मान में इसकी यूनिट को हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी कंपन हुआ, किसी भी तरह का वाइब्रेशन हुआ, किसी भी तरह की ऊर्जा है, अगर उसके हम लोग आवृत्ति की बात करेंगे, उसके आवर्त की बात करेंगे, बार बार की वाइब्रेशन की बात करेंगे, कंपन की बात करेंगे, तो कंपन को नापने की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, हर्ट्ज, ठीक है। पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन होता है। इसको आप छोटा सा एग्जांपल और है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, साउंड से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। यानी कि इंसान कहां तक के कंपन को सुनने की क्षमता रखता है, 20 हर्ट्ज। यानी कि अगर एक सेकंड में कोई चीज 20 बार वाइब्रेट कर जा रही है, जैसे ये आपके सामने लाइट पेन है, ये लाइट पेन अगर एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर जा रहा है, ठीक है। अब मेरे अंदर ये क्षमता नहीं कि मैं इसको एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर सकूं, लेकिन बहुत सी ऐसी मशीन हैं, ठीक है, जिनसे एक सेकंड में इसको 20 बार वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, जो वेव निकलेगी, वो साउंड वेव होगी, उसको हम लोग सुन सकेंगे। जैसे छोटे बच्चे क्या होता है कि मिठाई के डब्बे में जो रबर लगा होता है ना, जिससे उसको पैक करते हैं, बांधते हैं, उसको ऐसे दांत में फंसा करके ऐसे वाइब्रेट करते हैं। या गिटार में जो स्ट्रिंग लगी होती है उसको क्या करते हैं, उसको जब वाइब्रेट कराते हैं तो वो एक सेकंड में हो सकता है कि 1000 बार या 10,000 बार या 15,000 बार वाइब्रेट करे। तो जब इतना वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या निकलता है, उससे जो वेव निकलती है वो ऑडिबल रेंज में होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ना तो एक सेकंड में अगर 20 वाइब्रेशन से कम हो रहा है तो हम सुन पाएंगे, न ही एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन से 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा का वाइब्रेशन हो तब उसे सुन पाएंगे, ठीक। यानी कि हम 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड तक सुन सकते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल किस चीज को समझने का, फ्रीक्वेंसी को समझने का, ठीक है। तो आपके सामने 3 चीजें यहां पर दिख रही हैं, लैम्डा वेवलेंथ, टाइम इंटरवल आवर्तकाल, और फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से डिनोट करते हैं पर सेकंड कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद 2-3 छोटी छोटी चीजें और हैं। एक है वेव वेलोसिटी। अच्छा, जब से आपका ये लेक्चर शुरू हुआ है तब से आपके दिमाग में एक चीज तो चल रही होगी कि सर अभी आप पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और अचानक से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये वेव्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में,
और टाइम इंटरवल के बारे में, मतलब फिजिक्स के रिलेटेड चीजें इसमें आने लगी हैं। ऐसा क्यों? तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिजिक्स के भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री है ये। इसके बाद हमारा थोड़ा हल्का सा, बस थोड़ा सा क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स आप कह सकते हैं, वो हल्का सा बस आएगा। ठीक है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए हम फिजिक्स के भी क्वेश्चन इस थियरी को पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है? सिंपल सी चीज है, वेव की वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ वेव। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वेव वेलोसिटी को दिखाते हैं v से, कोई भी वेलोसिटी हो v से दिखाएंगे। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इंटरवल। आसान सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, लैम्डा बाय टी, लैम्डा बाय टी। लैम्डा बाय टी क्या हो जाएगा हमारा? वेव वेलोसिटी हो जाएगा। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, मीटर पर सेकेंड। आसान सी चीज है। यहां से हम चाहें तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं? लैम्डा इंटू 1 बाई टी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 10th की मैथमेटिक्स है, सबको पता होगा। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं? न्यू लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू लिखा जा सकता है। अगर इसी v को हम लोग c से रिप्लेस कर दें, c, अच्छा व्हाट इज c? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब कहोगे कि सर कहाँ है वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों v को c से रिप्लेस कर रहे हैं और इस c को वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख रहे हैं? मतलब जो भी वेव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस वेव के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग वेव को ही अचानक से लाइट से क्यों कंपेयर करने लगे। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट सीधा सा है, ध्यान से सुनिएगा। जो वेव मैकेनिकल मॉडल है एटम का, मैंने बताया था कि वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर का मतलब, जब आप उसको एक बार देख रहे होते हैं, ठीक है, एक बार जब देख रहे होते हैं तो आपको वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई देता है, और अगले ही क्षण जब उसे आप दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव लाइक नेचर शो करता है। मतलब उसके अंदर दोहरा चरित्र होता है, कभी वो पार्टिकल लाइक नेचर शो करता है, कभी वो वेव लाइक नेचर शो करता है। तो वेव लाइक नेचर को शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मान लेते हैं? वेव मान लेते हैं। ठीक है, और उस वेव की, हर वेव की एक इक्वेशन होती है। बहुत अंदर मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएशन आप लोगों ने सब उसी से किया है। तो बीएससी मैथ में ही आप लोगों ने मैथमेटिक्स का जो बीएससी फर्स्ट ईयर में 3rd चैप्टर होगा, 3rd चैप्टर कह रहा हूं, 3rd जो पेपर होगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का रहा होगा। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अभी मैं बताता हूं। अच्छा, किसी भी वेव को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी वेव को हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, कितना डीप जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी वेव को हम इक्वेशन के थ्रू या किसी भी शेप को हम इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। जैसे पैराबोलिक शेप है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है शेप हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का एक अलग हमारा वेव जैसा नेचर देखने को मिलता है, cos x का अलग तरह से, cot x का अलग तरह से। तो बहुत सारे शेप, हर शेप से रिलेटेड एक न एक इक्वेशन रहती है, हर शेप से एसोसिएटेड, जिस शेप को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं उस शेप की एक पर्टिकुलर इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगी, और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को ही स्क्रोडिंगर के सम्मान में एक इक्वेशन बनी। उस इक्वेशन का नाम दिएगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बहुत लंबी इक्वेशन है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उस वेव इक्वेशन को, वो एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन थी,
उस वेव इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली गई, तब जाकर के हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में एटम्स के अंदर कहां रहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गए सामने। थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। क्या पता होगा? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम सुना होगा। वो वेव इक्वेशन होती क्या है? वो वेव इक्वेशन एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। उन्हें क्या नाम दिया जाता है? अभी 5 से 7 मिनट के अंदर वो टॉपिक आएगा तो वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हल्का सा नाम ले लेता हूं, ईगन वैल्यू या आइगन वैल्यूज कहते हैं। उन वैल्यूज की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बता सकते हैं कि वो एटम्स के अंदर कहां पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जिसको अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम एक वेव इक्वेशन के थ्रू बता रहे हैं। इसका मतलब साफ यहां पर निकल करके आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दोहरा चरित्र रखता है, वो पार्टिकल लाइक नेचर भी रखता है और वेव लाइक नेचर भी रखता है। तो जो कुछ फार्मूले हैं उनको मैं यहां पर समराइज करने की कोशिश करता हूं, और उसी इलेक्ट्रॉन, जिस भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो से पढ़ रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स का अभी हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह होते हैं, इसीलिए मैं वेव के बारे में इतनी डिटेल में जा रहा था, ठीक है। वेव वेलोसिटी क्या निकल कर क्या है? v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, न्यू लैम्डा, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये भी ताज्जुब की बात है। जैसे अब सोचिएगा ध्यान से, ठीक है, इतना डीप फिर से मुझे जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा मेन उद्देश्य तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन जब तक वीडियो लेक्चर चल रहे हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे। जैसे ही हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, उसके बाद हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि कितने हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सोचने वाली बात क्या है, अभी मेरे मुंह से एक स्टेटमेंट निकला कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट लगभग उतना ही हुआ। अब ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, जो जीवित इकाई है, वो है कोशिका। अब उस कोशिका के अंदर बहुत सारे अब जो है पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं। उन एसिड्स के अंदर जो डीएनए आरएनए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उन एसिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। मतलब हमारा पूरा जो शरीर है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 टाइप के एटम से हम लोग का लगभग 99% पूरी की पूरी बॉडी हमारी बनी है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन सबको ही मिलाकर के पूरी की पूरी हमारी बॉडी बनी है। अब ये एटम्स हैं, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यानी कि इस शरीर के अंदर बहुत से ऐसे अरबों खरबों ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर। सोचो, सोचने वाली बात यही है। ये जो सामने आपके बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड भी एटम से मिलकर के बना है, और इस एटम के अंदर के भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। तो ये सोचने वाली बात है, इसको आप सोचते रहेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले पर कंसंट्रेट करते हैं। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक। अभी मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कह सकता हूं कि नहीं? यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। यहां से एक फॉर्मूला निकल करके हमारे सामने आ गया, ठीक। अच्छा, फिलहाल जब वीडियो लेक्चर की मैंने शुरुआत की थी, तो उस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया था
एच के बारे में, जिसे मैंने कहा था प्लैंक कांस्टेंट। अब वो क्या चीज है वो तो अभी तक नहीं आया, इतना टाइम बीत गया, लगभग आधे घंटे वीडियोस के बीत गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक एच की वैल्यू या एच क्या होता है ये चीज अभी तक नहीं आई। अब ध्यान से सुनते हैं उसको। कोई भी वेव है, कोई भी वेव है, उस वेव की जो एनर्जी होती है, उस वेव की जो एनर्जी होती है, ये दो फॉर्मूले ऐसे अभी मैं लिखूंगा यहां पर हैं, जिन फॉर्मूलों ने जो मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, मतलब मॉडर्न साइंस की तस्वीर बदल करके रख दी थी। ठीक, E is directly proportional to E, energy of wave is directly proportional to frequency of wave। देखा गया कि जिस वेव की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, सॉरी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उस वेव की एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उस वेव की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। ठीक, एक ग्राफ से इसको समझा गया। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया तो E इज इक्वल टू एच न्यू हमारे सामने आया, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि H होता क्या है एक्चुअल में, E किसी भी वेव की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी का एक रेशियो होता है। जो प्लैंक कांस्टेंट होता है वो किसी भी वेव की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ऊर्जा और आवृत्ति का क्या होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एनर्जी जूल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट, सॉरी, जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। ठीक, और ये पर सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू निकल करके आई, वो वैल्यू पूरी तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट थी। पूरी तरह से यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी वेव के लिए सेम ही रह रही थी, चाहे आप यहाँ रहिए चाहे कहीं पर भी रहिए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू जो एच न्यू वाला फॉर्मूला है, ये हमारा जो मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हमें बता रहा था कि जो एनर्जी की वैल्यू होगी, सॉरी, जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब समझ में आया कि प्लैंक कांस्टेंट है क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है क्या। अब हम यहाँ पर आते हैं, नील्स बोर ने क्या कहा एटम्स के बारे में। नील्स बोर ने कुछ कहा। बोर एटॉमिक मॉडल या नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसी से रिलेटेड था। ठीक है, उसी को थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड किया था। उन्होंने ये कहा कि जो भी एटम होता है वो एटम के अंदर एक बहुत सॉलिड, एक बहुत रिजिड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं उस ट्रेवल के बारे में ही रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था, और उसको बताया किसने, नील्स बोर ने। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोज्ड लूप यानी कि एक बंद परिपथ पर ट्रेवल करेंगे, और उसको उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर या शेल। हिंदी में कहते हैं कोश। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उन पर्टिकुलर कोशों में ही चक्कर काटेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कोश में ही चक्कर काटेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर्टिकुलर कोश में चक्कर काटेगा, तीसरा तीसरे में। जैसे जैसे नाभिक से कोश की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में हो गए 2 से 3 पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट आपका निकल कर क्या है कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, पूरा का पूरा एटम हमारा खाली होता है। ठीक है, पूरा का पूरा एटम हमारा वैकेंट होता है। एटम के बीच में हमारा एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व किस तरह से करते हैं, क्लोज लूप में करते हैं। ठीक,
उसको एनर्जी लेवल कहा जाता है। और इसी दो एनर्जी लेवल के बीच, ध्यान से सुनिएगा, उन दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको उन्होंने ई से लिखा, और वही उन्होंने कहा कि E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर इसकी एनर्जी E इज इक्वल टू या E1 है, ठीक है, या कह सकते हैं कि अंदर वाले की एनर्जी मान लेते हैं कि E1 इज इक्वल टू H, तो कांस्टेंट है न्यू 1, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है न्यू 1, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी E1। अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक पहुंच गई, मतलब इस लेवल तक, यहां तक पहुंच गई E2 तक। E2 तक कब पहुंचेगी? जब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? न्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो वही उन्होंने कहा कि E2 माइनस E1 यानी कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच के डिफरेंस को ही उन्होंने H न्यू 2 माइनस H न्यू 1 यानी कि H न्यू 2 माइनस न्यू 1 H न्यू एनर्जी अगर उसे मिल जाती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में बड़ी आसानी से जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था। अच्छा, एक और चीज जो सबसे मेन स्टेटमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में घूमेगा, ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, और यही मेन स्टेटमेंट था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी कोश में घूमेगा जिस कोश के लिए, ध्यान से सुनेगा स्टेटमेंट, या कई बार आप रिवाइड करके इसको सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, एक बार मैं समझाता हूं। जिस कोश के लिए उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू MVR, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी। ये जो स्टेटमेंट है एक बार आदमी सुनता है, एक बार सुन करके उसको लगता है कि उसे समझ में आ गया, पर एक्चुअल में समझ में आया नहीं रहता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब एक वृत्तीय परिपथ पर घूम रहा है। तो जो इसका मोमेंटम होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? वो नॉर्मल मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम होगा। और उसी मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? MVR, where M is mass of that electron, V is velocity of that electron and R is the distance between center of nucleus and that electron, जिसका कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। अगर उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होती है तभी इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में घूमेगा। यानी कि अगर उस इलेक्ट्रॉन के लिए MVR की वैल्यू 1h/2π के बराबर होती है तो वो फर्स्ट शेल में घूमेगा। अगर उसके लिए MVR के लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए 2h/2π के इक्वल होती है तो वो सेकंड शेल में घूमेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h/2π के बराबर होती है तो वो तीसरी शेल में रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा। यही स्टेटमेंट था, जो मेन स्टेटमेंट था बोर्स के एटॉमिक मॉडल था का, वो यही था। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के, वही डिसाइड करती है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, किस शेल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आता है, यहाँ पर दिमाग में एक डाउट आता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा सा डीप बार बार चले जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग को इस तरह से पढ़ना है ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लग सकें। ठीक, कम पढ़े, काम का पढ़े, जो हमारे लायक हो, जो हमारे जो है क्वेश्चन हैं, जो हमारे कंपटीशन है उसमें आ सके। ठीक, हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि जितना डीप जाएंगे उससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही बनता है। ठीक, एक दो लेक्चर्स के बाद मैं फिर से आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर आ जाऊंगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद लाइव सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। और जब लाइव सैंपल पेपर जितने ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे लाइव सैंपल पेपर सॉल्व कराना। ठीक है, हाँ, अगर MVR की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में जो डाउट आता है, अच्छा डाउट उसी को आएगा जिसका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको डाउट नहीं आएगा। ठीक है,
तो डाउट आता है तो परेशान मत होइएगा। अगर 1h/2 के बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है, तब तो ठीक है, MBR की वैल्यू पहले शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। पर जरूरी है 1 के बाद 2 ही h/2 हो सकता है कि जो मास तो फिक्स रहता है, रेडियस तो फिक्स रहती है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ हल्की फुल्की थोड़ी सी घट बढ़ गई और MBR की जो वैल्यू है वो 1.5 h/2 हो गई, मतलब फ्रैक्शन में हो गए। तब वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में घूमेगा या किस शेल में रिवॉल्व करेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा। 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, तो कहां जाएगा वो। तो ध्यान से सुनना, एक बार मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि अगर MBR की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू जब तक 2h/2 के इक्वल नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही रहेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। दो तरह की स्टेट होती है, पढ़े होगे तुम लोग, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। जब तक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो अपर एनर्जी लेवल है, जो हायर एनर्जी लेवल है, उसके इक्वल नहीं हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी स्टेट में ही रहेगा, यानी कि 1.9 h/2 तक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहेगा। पर जैसे ही उसकी वेलोसिटी घूमते 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 2h/2 के इक्वल होती है, वो सेकंड शेल में आ जाएगा और सेकंड शेल में घूमते 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 अगर उसके एनर्जी की वैल्यू, सॉरी उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h/2 हो जाती है, तो वो थर्ड शेल में घूमना शुरू कर देगा। जैसे जैसे क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे कि वेव मैकेनिकल मॉडल का होता। अच्छा, जितने फॉर्मूले पढ़े हो थे, यकीन मानो इससे एक क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अभी आपका कंसेप्ट 2-4 दिन, मैंने बोला 2-4 दिन कंसेप्ट चलेगा, उस कंसेप्ट के बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और तब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, एक तरह का रैपिड रिवीजन हमारा चलेगा। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, शेल्स क्या होती हैं, सब शेल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वही जानेंगे और उसके बाद एक पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो लेक्चर पड़ेगा जो कंप्लीट होगा अपने आप में, और उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद सैंपल पेपर लाइव। ठीक, तो जितने ज्यादा लोग आप जोड़ सकते हैं अपने साथ, उतने ज्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप जोड़ते रहिए। ठीक है, देखिए इससे लाभ क्या होगा। अब जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग इस वीडियो को देखें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 100 लोग अगर मेरे जो क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व कर रहूंगा, ठीक है, उसमें अपने आप को चेक करेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे, 100 लोगों में उनकी रैंक आ जा रही है कि 10वां स्थान उनका आ रहा है, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन असली कंपटीशन कब होगा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, जब वो जुड़ेंगे, तब आपको आपकी असली औकात, मतलब इस स्टेट लेवल में जितना ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उतने ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जब सैंपल पेपर या टेस्ट सीरीज शुरू की जाए, टेस्ट सीरीज आई थिंक 22 या 23 तारीख से रेगुलर शुरू हो जाएगी, डेली शाम को टेस्ट सीरीज शुरू होगी रेगुलर, 22 या 23 तारीख से मैं शुरू कर दूंगा। तो ये वीडियो जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, जितने आपके करीबी हैं, जितने आपके जानने वाले हैं, उन तक ये वीडियो आप पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सकें और आपको पता चल सके कि इस पूरे स्टेट में आपकी पर्टिकुलर रैंकिंग है क्या। ठीक, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस कंसेप्ट के आगे, तब तक के लिए नमस्कार।